है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर में कितने लोगों ने चढ़ावे पर हाथ साफ किया, अब तक क्या क्या मिला, कहां से मिला, दान चोर के बक्से से क्या निकला, चंपत राय की भूमिका पर क्यों शक है, राम मंदिर में समोसा पार्टी करते हुए कैसे चोरी की गई, चंपत राय ने कैसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, राम मंदिर में हुई लूट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में नया और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी जीजा साले, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने की है। जांच में यह भी सामने आया है कि महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चोरी हुई, क्योंकि इस दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता था। रोज लाखों करोड़ों रुपए दान में आते थे। ऐसे में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों ने मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने दान के पैसों पर हाथ साफ किया। गिरफ्तार आरोपियों में से लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने चोरी के पैसे से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी। पुलिस को ऐसी 5 से 6 संपत्तियों की जानकारी मिली है जिसे इन दोनों ने चोरी के पैसे से खरीदा। पुलिस सभी आरोपियों के बैंक खातों को खंगाल रही है, बाकी जानकारियां भी जुटा रही है। वहीं इस मामले में एसबीआई बैंक के कुछ स्टाफ की भूमिका सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है। आज पुलिस एक बार फिर जेल में आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिसके बाद जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनुकल्प मिश्रा को फिलहाल इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अनुकल्प मिश्रा की एक बड़ी गलती से उसकी पोल खुल गई। अनुकल्प मिश्रा ने एक बड़ा भव्य धार्मिक आयोजन किया था जिसमें करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। इस आयोजन में चंपत राय भी पहुंचे थे। इसके अलावा सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष भी अनुकल्प के धार्मिक आयोजन में शरीक हुए थे। ये आयोजन इतना बड़ा और भव्य था कि अनुकल्प में उस दिन 1000 महिलाओं को महंगी साड़ियां बांटी थी। 15 से 20 हजार कमाने वाले अनुकल्प की इस शान को देखकर लोगों का माथा ठनक गया, और इसी के बाद अनुकल्प रडार पर आ गया और छानबीन शुरू हुई। शिकायतें मिलने लगी, जिसके बाद अनुकल्प और लवकुश की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई। दरअसल अयोध्या के मिल्कीपुर के बसावा गांव के रहने वाले अनुकल्प की माली हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन राम मंदिर में नौकरी लगने के बाद अचानक से उसका वक्त बदल गया। पैसे आने के बाद आसपास के इलाके में भी उसका तेजी से दबदबा बढ़ गया। कुछ ही साल में अनुकल्प ने नोएडा समेत कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद ली। इसके साथ ही उसने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को भी मंदिर प्रशासन में नौकरी दिलवा दी, और अब इन दोनों की भूमिका पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा अगर इस मामले के मास्टरमाइंड हैं तो संगी साथी कौन हैं। इन 8 आरोपी जो इस वक्त जेल में बंद हैं, उसके अलावा वो कौन कौन हैं जो लवकुश और अनुकल्प की मदद कर रहे थे। टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय का बेहद खास है, टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी, टिन्नू यादव ने दान के चोरी किए हुए पैसों से कितनी प्रॉपर्टी बना ली, कितनी संपत्ति अर्जित कर ली। इसके साथ ही साथ चंपत राय की भूमिका और अनिल मिश्रा की भूमिका और गोपाल राव की भूमिका भी अब जांच के घेरे में है। चढ़ावा चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। प्रभु श्री राम की मंदिर से चढ़ावे की चोरी में शामिल एक किरदार एक एक करके अब सामने आ रहे हैं। दान की रकम में चोरी के आरोप में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला पर नया खुलासा हुआ। अविनाश अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ योग सेंटर में रहता था। इसी योग सेंटर से 5 जून को 5 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी। अभिषेक ने ही अविनाश को मंदिर में नौकरी दिलवाई थी। अविनाश शुक्ला पर दान के पैसों को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। मंदिर में चोरी हुई अब तक के बरामद रकम में सबसे ज्यादा अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुई। पुलिस ने कल जेल में अविनाश से 2 घंटे तक पूछताछ भी की है। चोरी आरोप में गिरफ्तार 8 आरोपी इस वक्त अयोध्या जेल में मौजूद हैं। इनमें से अविनाश शुक्ला से पुलिस ने जेल के अंदर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला के पास से 79 लाख रुपए जो रिकवर हुए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट अविनाश शुक्ला से रिकवर हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में। कौशलपुरी इलाके के अंदर अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक एक योग सेंटर के अंदर एक योग गुरु से पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ था, और योग सेंटर ने यहां पर, ये जो आप कमरा देख रहे हैं, यहां पर रहने की जगह दी हुई थी। इसी तरीके से अभिषेक ने अपने भाई अविनाश को भी इसी योगा सेंटर से जोड़ा और यहां पर अविनाश शुक्ला भी रहने लगा। सबसे पहले इस कमरे को मैं आपको दिखा दूं। 5 जून को जो पुलिस की रेड हुई थी, ये सामान है
अविनाश और साथ ही अभिषेक का यहां पर पुलिस की रेड हुई थी और बताया जा रहा है कि इन ट्रंक के अंदर से ही कैश को बरामद किया और कैश बरामद करके पुलिस यहां से लेकर गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उस वक्त आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं दी गई थी। चंपत राय के कहने पर पुलिस की टीम ने, और ये देखिए यहां पर राम राज्य कोष इस तरीके का एक पेटी यहां पर रखी हुई है, जिसके ऊपर एक क्यूआर स्कैन लगा हुआ है कि अगर किसी को पेमेंट करनी है तो वो इस पर स्कैन कर सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये इस तरह की पेटियां और इस तरह का क्यूआर स्कैनर यहां पर क्यों रखा हुआ था? ये चीजें मंदिर में होनी चाहिए थी, लेकिन इस कमरे के अंदर अविनाश और अभिषेक ने ऐसे बक्से क्यों रखे हुए थे? सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें एक बैग लेकर जो रिकवरी का सामान था, जो कैश था, उसे यहां से लेकर जाया गया। इस योग सेंटर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, सीमा तिवारी। सीमा जी, ये जो योग सेंटर है, ये किसका योग सेंटर है और कब से है? ये पिछले 20-22 वर्षों से डॉक्टर चैतन्य जी का सेंटर है और यहाँ पर निरंतर 365 दिन योग साधना का कार्य चलता है और हमारे सभी साधक करीब 150 लोग यहाँ प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। इस सेंटर के अंदर एक बार पुलिस ने छापेमारी की। अविनाश और अभिषेक कौन है और वो इस सेंटर में क्या कर रहे थे? मेरे जो गुरु जी हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, रहने खाने को दिया उनको, और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ लिख कर अलग अलग जगहों पर जॉब कर रहे हैं। उसमें से एक अभिषेक भी है। अभी पिछले 2-3 साल पहले शायद उसकी नौकरी लगी, प्राइमरी में अध्यापक है। उसके बाद जैसा सभी करते हैं कि एक बच्चे को नौकरी मिलती है तो सोचता है कि मैं अपने सभी भाइयों बहनों की मदद करूं, तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ करीब 1.5 साल पहले और अविनाश को लेकर आया। और अविनाश बहुत शांत रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर उसकी नौकरी राम मंदिर में पता चला कि उसकी नौकरी वहाँ लग गई और फिर बाद में अभी पता चला कि गबन में उसका नाम आया। हमारे संवाददाता अभय पाराशर जब योग सेंटर पहुंचे तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। योग सेंटर में काम करने वाले सुंदर ने बताया कि अविनाश राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगने से पहले मंदिर के पास पानी बेचता था। अविनाश का भाई अभिषेक 2017 से डॉक्टर चैतन्य के इस योग केंद्र से जुड़ा था और वो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। फिर वो प्राइमरी टीचर की नौकरी पर लग गया। नौकरी लगने के बाद उसने अविनाश को भी बुला लिया। 5 जून को पुलिस की टीम इस योग सेंटर पर पहुंची थी जहां अविनाश शुक्ला रहता था। जब वहां छानबीन की गई तो वहां से 5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। पुलिस की छापेमारी का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में अविनाश शुक्ला को पुलिस पकड़कर ले जाती हुई नजर आ रही है। पुलिस के हाथ में एक काला बैग था जिसमें योग सेंटर से बरामद कैश रखा हुआ था। देखिए, शिकायत मिलने के बाद और एसआईटी गठन से पहले की ये पूरे घटनाक्रम है जब अविनाश शुक्ला के पास से पैसे बरामद किए गए और ये जो 8 किरदार हैं, जो 8 चोरों की मंडली है, इनके घरों पर छापेमारी करके पैसों की बरामदगी अपने लेवल पर चंपत राय ने की थी, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक सूचना पुलिस को नहीं दी थी। हमारे साथ सुंदर जी मौजूद हैं जो इस योग सेंटर से जुड़े हुए हैं। 5 जून को क्या हुआ था? पुलिस की टीम आई थी, किसको लेकर, क्या रिकवर हुआ? 5 जून को शाम को 6:30 से 7:30 की क्लास चल रही थी, तो हम 7:30 बजे आए, यहाँ चाय बना रहे थे। तो उसके बाद जो है अविनाश शुक्ला को लेके 2 पुलिस थी और 2 लोग और साथ में थे, तो यहाँ लेके अंदर आए। फिर उसके बाद हमको कहा आप बाहर जा सकते हैं। हम फिर बाहर चले गए, हमको बाहर निकाल दिए, हम चाय लेके चले गए बाहर। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिए। उसके बाद क्या क्या लिए लोग निकाले, क्या उनसे जो है लिए अविनाश शुक्ला से जो कुछ, फिर इसके बाद हम जो है अपने घर चले गए। पुलिस की टीम ने, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, एक थैला लेकर जा रही थी साथ में, वो कैश, कितना कैश रिकवर किया? अब ये सर हमें नहीं मालूम कितना कैश था, लेकिन ये जो है बैग तो हमने भी देखा है, जो है उसमें से अब मोबाइल पर आ रहा है कि यहाँ से बैग लेके निकले हैं, गाड़ी में बैठाए हैं पुलिस वाले। अभिषेक और जो अविनाश है, जब ये यहाँ पर रहते थे तो आपको लगा कि अचानक से अविनाश शुक्ला के पास पैसा बहुत ज़्यादा आने लग गया, उसका हाव भाव, लाइफस्टाइल चेंज हुआ? अब ये सर जो अभिषेक शुक्ला तो जो यहाँ 2017 से रह रहा था, बीटीसी की तैयारी किया, उसके बाद नौकरी 2020-21 में उसको नौकरी मिल गई। उसके बाद में वो अपना यहाँ से पढ़ाता था, पढ़ाने के बाद में अपना था, लेकिन इसके भाई को अपने जो है लाके लगाया, बेरोजगार था अपना। पिछले साल 2025 में जो है मार्च में इसको लाके अपना 2025 में 2025 मार्च में जो है
इसको गणना में लगा दिया। पहले तो ये पानी वानी बेचता था अयोध्या में, हनुमान गुफा के पास में बोतल का, और उसके बाद में फिर वो नहीं बेच पाया, उसके बाद में ये गणना में लगा दिया अपना जो है। सर, ये सुंदर जी हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अभिषेक जो है वो एक प्राइमरी टीचर था। 2017 से ये जो योग सेंटर है जिसे डॉक्टर चैतन्य चलाते थे, इस योग सेंटर में उसका जुड़ाव हुआ और उसके बाद उसको यहाँ पर रहने की जगह दे दी गई। 2025 में अभिषेक ने अपने भाई अविनाश शुक्ला, जो कि पहले मंदिर के पास पानी बेचा करता था, उसको भी इस आश्रम से जोड़ा और उसके बाद जब उसकी मंदिर में नौकरी लग गई तो अभिषेक के साथ वो भी यहाँ पर रहने लगा। पुलिस की टीम ने ये जो बक्सा है ये अविनाश और अभिषेक का है। यहाँ पुलिस की टीम पहुंची और यहाँ से 5 लाख रुपए की जो कैश की बरामदगी है वो यहाँ से बरामद की गई। इस पूरे मामले के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज सामने है, ये कमरा में और मैं आपको दिखा दूं, 5 लाख रुपए कैश यहाँ से लेकर गई थी पुलिस की टीम। और इसके अलावा ये योग सेंटर है, आप देखिए, ये किसी भी तरीके से कोई मालिक नहीं है। अविनाश और अभिषेक इस योग सेंटर को एक अलग डॉक्टर चलाते हैं और इस योग सेंटर के अंदर क्लासेस होती थी। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक घंटे वाइज यहाँ पर क्लास दी जाती थी योगा की। ये उसी तरीके के मैट पड़े हुए हैं यहाँ पर। और अभिषेक क्योंकि पहले से इस इंस्टीट्यूट से जुड़ गया था तो अभिषेक यहाँ पर रहने लगा और फिर अपने भाई को भी वो यहाँ पर लेकर आ गया। 5 तारीख को शाम को अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस की टीम पहुंचती है और उसके ट्रंक में से कैश की रिकवरी होती है, लगभग 5 लाख रुपए, और उसको यहां से लेकर जाया जाता है। तो जो ये बात सामने आ रही थी कि बिना पुलिस को जानकारी दिए चंपत राय अपने जानकार पुलिस वालों से रिकवरी करवा रहे थे, पुलिस को जानकारी नहीं दी थी, तो वो इसी जगह से अविनाश शुक्ला ने यहां पर पैसे छिपाए हुए थे जिसको पुलिस रिकवर कर ले गई थी। और सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकवरी अविनाश शुक्ला के पास से ही बरामद की गई है। कल पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे सवाल जवाब किए। अविनाश शुक्ला से पूछा गया कि उसके पास लाखों रुपए कहां से आए, वो राम मंदिर में कब से नौकरी कर रहा है, क्या नौकरी के पहले दिन से चोरी करने लगा, मंदिर से चोरी की गई रकम को कैसे लेकर जाता था, क्या कपड़ों में चोरी के लिए कोई सीक्रेट जेब बनाई गई थी, चढ़ावा चोरी की रकम से क्या क्या खरीदा, क्या उसकी पत्नी भी इस पूरे मामले में शामिल थी, क्या चोरी की रकम से पत्नी को गहने दिलाए, ये सब कुछ कल पुलिस ने अविनाश से पूछा है। दरअसल पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसा कैसे चुराया जाता था, पैसा चुराकर कैसे घरों तक ले जाया जाता था और फिर उसे कहां कहां पर इन्वेस्ट किया जाता था। रुचि मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम एसआईटी को दे दिया गया है। पुलिस 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। ये जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? जिन बड़ी मछलियों का जिक्र बार बार किया जाता है, क्या वहां तक पुलिस पहुंच पाई है? कोई सुराग हाथ लग पाया है? रुचि, एसआईटी और जो अयोध्या पुलिस जांच कर रही है, दोनों की जांच में ये तो तय है, जो सोर्स बता रहे हैं कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ ये दोषी नहीं हैं, इनके पीछे और बहुत सारे लोग हैं। अब ये लोग कौन है, कहां कहां तक हैं, कितने ऊपर तक ये मामला गया, ये सब चीज़ों की पड़ताल की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो पैसा ट्रस्ट ने बरामद किया, करीब 80 लाख रुपया, और अयोध्या पुलिस को सौंपा। जब 8 लोग गिरफ्तार किए थे पुलिस ने, तो सिर्फ मामला 80 लाख रुपए का नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और ये चोरी बहुत दिनों से चल रही थी। सोर्स हमारे बता रहे हैं कि क्योंकि शुरू में थोड़ा बहुत चुराते थे, जो पूरे सारे जो नियम थे वो बहुत शुरू में ही तोड़ दिए गए थे। कोई नियम का पालन वहाँ नहीं होता था, किसी की जांच नहीं की जाती थी, जिसको रखा जाता था उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती थी, उसका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता था। जो ड्रेस थी कि आपको बिना पॉकेट की टी शर्ट और पैंट पहन के आना है, वो बहुत शुरू में ही ख़त्म हो गई थी। और जिसका जो मन आता था वो पहन के आता था। और पैसे किसी ने जेब में रखे, किसी ने मोजे में रखे, किसी ने जूते में रखे, किसी ने पॉकेट में पैंट की रख लिया। तो ये सब चल रहा था वहाँ पर, लेकिन शुरू में काफ़ी कम था तो इसलिए नज़र में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे उन लोग का हौसला बढ़ गया कि पकड़े नहीं जा रहे तो अभी हम 1 गड्डी चुरा रहे हैं तो अब हम 5 चुराते हैं। तो इस तरह से ये बढ़ता गया। अब कितनी चोरी वहां पर हुई है, मुश्किल ये है कि 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज है सिर्फ, जबकि होनी चाहिए थी 180 दिन की। तो ये तो जो सीसीटीवी में कलेक्शन सेंटर में पैसा निकालते हुए दिखे हैं वो 8 लोग पकड़े गए हैं। लेकिन सिर्फ ये दोषी नहीं हैं,
वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दोषी हैं। उन तक पहुँचने के लिए पुलिस और एसआईटी दोनों सबूत इकट्ठा कर रही है। पूरी कड़ी एक बनाई जा रही है कि ये जो 8 लोग हैं इनका कनेक्शन किस किस तक था, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनके पास जेवर कितने इनके घर में है, इन्होंने संपत्ति खरीदी, पैसा कहाँ से आया, और जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं उनके पास भी 18 और 20,000 रुपए कमाने वाले लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं और अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। जाहिर बात है कि इनको संरक्षण प्राप्त होगा, इनके अंदर इस तरीके की भावना होगी कि हम कुछ भी कर लें, हमें कोई पकड़ेगा नहीं, हम पर कार्रवाई होगी नहीं, और ऐसे ही लोगों तक पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए पुलिस और एसआईटी कोशिश कर रही है। रुचि बने रहिएगा हमारे साथ। राम मंदिर में श्रद्धालु दान पात्रों में चढ़ावा डालने के साथ काउंटर पर कैश दान भी देते हैं। दान के बाद श्रद्धालुओं को यहां से रसीद मिलती है। अब पुलिस इन रसीद बुक को चेक कर रही है कि जो चढ़ावा दान काउंटर में आया वो बैंक में जमा हुआ कि नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के लिए 3 दान काउंटर बने हैं। पहला मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र के पीछे, दूसरा रंगमहल बैरियर के पास ट्रस्ट के पुराने ऑफिस में, जबकि तीसरा मीडिया सेंटर के पास बने ट्रस्ट के नए ऑफिस में। इसके अलावा मंदिर परिसर में 40 दान पात्र लगे हुए हैं। ये अब पुलिस इस पे छानबीन कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच श्रद्धालुओं ने 82.78 करोड़ रुपए दान किए हैं। इनमें से 54.79 करोड़ दान पात्रों में किया गया, जबकि 18.88 करोड़ दान काउंटर में रसीद लेकर किए गए, जिसमें से 8 करोड़ 33 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। पुलिस का कहना है कि इसकी पूरी जांच में टाइम लगेगा। इसके अलावा 8 गिरफ्तार लोगों के बैंक अकाउंट के कुछ डिटेल्स मिले हैं, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर बरामद हुए हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। चुनौती यही है कि पता यह लगाना है कि कितना चढ़ावा आया और अब तक ये चढ़ावा चोर कितने पैसे पर हाथ साफ कर चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का एक्स्ट्रा समय कि और समय दिया गया है। 15 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। एसआईटी यूपी सरकार को अपनी शुरुआती जांच सौंप चुकी है, जिसके आधार पर 8 आरोपियों पर एफआईआर हुई, उनको पकड़ा जा चुका है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से भी पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जांच कर रही एसआईटी को 15 दिन का और समय मिल गया है। एसआईटी यूपी सरकार को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है और अब 15 दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी एसआईटी को दे दिया गया है। तो एक तरफ राम मंदिर में लगातार चढ़ावा चोरी कैसे हुई ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लगातार एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने चढ़ावा चोरी में हुई गिरफ्तारियों को दिखावे की कार्रवाई बताया। रामगोपाल यादव ने कहा कि इस चोरी में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो तो ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता तो सवाल उठा रहे हैं, मसला 2027 का भी है, सियासत भी हो रही है और एक बड़ा मुद्दा है सरकार को घेरने के लिए। लेकिन रुचि, आप ये जानकारी दीजिए, एसआईटी को ये 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया गया है? इस पूरी प्रक्रिया में इतना वक्त क्यों लग रहा है और इन 15 एक्स्ट्रा टाइम में एसआईटी क्या पता लगाई? ये मामला क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा वैसा मामला है जिसमें जो राम भक्त हैं, चाहे देश में नहीं विदेशों में भी हैं, उनकी आस्था का ये सवाल है। तो उनके जो एक एक सवाल हैं उनके भी जवाब देने हैं। तो एसआईटी के ज़रिए वो जवाब देने की कोशिश है। एसआईटी के सोर्स जो हमें बता रहे हैं उनका कहना है कि हम 5 दिन अयोध्या में रहे, करीब 150 लोगों से हमने पूछताछ की। वो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट अभी तक नहीं किया है। चंपत राय से वो पूछताछ कर चुके हैं, गोपाल राव से तो, और चंपत राय से पहले दिन पहुंचते ही पूछताछ, सबसे पहले पूछताछ चंपत राय से हुई थी। तो बहुत सारी बातें अभी जानने की ज़रूरत है। दूसरा, जो बयान हुए हैं उनको वो वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने किसी के बारे में कहा तो उससे भी पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा किया था, तुम फला दिन वहाँ पर थे, तुम काउंटिंग सेंटर में थे, तुम जेब वाली पैंट पहन के आए थे। इस तरह की चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो वेरीफाई एसआईटी को अभी करनी है और भी बयान लेने हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ 8 लोग नहीं हैं, इस पूरे जो चढ़ावा चोरी का मामला है इसमें और भी बहुत लोग शामिल हैं
और बहुत सारा पैसा और भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पैसा चढ़ावे का आया काउंटिंग सेंटर में जो सीसीटीवी में दिखा उसकी तो निगरानी कर ली एसआईटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट में, अयोध्या पुलिस ने, लेकिन जो जेवर वहाँ चढ़ाए गए, जो अंगूठियाँ वहाँ चढ़ाई गई, जो चेन वहाँ चढ़ाई गई, वो सब कहाँ गई, कितनी कोर्ट के ये ट्रस्ट के रिकॉर्ड्स में है, कितनी नहीं है, ये बहुत सारे पहलू है जिन पर अभी पड़ताल होनी बाकी है और जिसमें टाइम लगेगा। एसआईटी की टीम दोबारा अयोध्या जाएगी और सारे सवालों के जवाब ढूंढेगी और लोगों से भी इसमें पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल, सिर्फ 8 लोगों तक की कार्रवाई नहीं थमेगी, आगे और लोगों पर भी कार्रवाई होगी। अब यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि जो बड़े नाम हैं चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इन पर कब कार्रवाई होनी है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। पीओके में आज बहुत बड़ी और बहुत अहम बैठक होने जा रही है। आज रात पीओके अपने भविष्य के लिए सबसे बड़ा फैसला करेगा। दरअसल पाकिस्तान ने पीओके का राशन पानी रोक दिया है, भूखा मारना चाहता है। रावलकोट में धरने पर बैठे लोगों और उनके लीडर्स के सामने 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो मुनीर आर्मी के सामने सरेंडर करें या भारत से मदद मांगे। और फैसला क्या होने वाला है इसका साफ इशारा आज पीओके में दिन भर हुई हलचल से मिल रहा है। आप भी देखिए और समझिए इस रिपोर्ट। पीओके से फाइनल कॉल आ गई। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिलते करो। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमसे वफादारी नहीं। पीओके से पाकिस्तान को अल्टीमेटम आ गया। तुम्हारी इशारा नहीं है, हमें माफ कर दो। हम नहीं है तुम्हारी इशारा, हमें माफ कर दो। तुम अपनी फौजें आज ही वापस ले जाओ। हमारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे चोरों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। पीओके का प्लान बी। अगर हमें तुम हमारी गंदम, हमारा पानी, हमारी अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते से बंद करोगे तो हम श्रीनगर के रास्ते से वो अद्वियात लेंगे। 1 घंटे बस इंटरनेट सर्विस की ऑन करी का दसो और साबित कर सके तू कैसे कर दो। पीओके में ऐसा इंकलाब आया है जो पाकिस्तान ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। शहबाज शरीफ हक्का बक्का है, आसिम मुनीर भौचक्का है और 25 करोड़ पाकिस्तानी सांसें रोककर वो देख रहे हैं जो पीओके में हो रहा है, क्योंकि पीओके में जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है। सुगबुगाहटें तो पहले भी होती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि पीओके का आम कश्मीरी खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के साथ जुड़ने की हुंकार भरे। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूं हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमसे वफादारी नहीं। तुम पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। पीओके के लोगों का आटा, गेहूं, राशन रोककर मुनीर ने खुद अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। पाकिस्तान से पीओके जाने वाले रास्तों पर
राशन लेकर जा रहे सभी ट्रकों के पहिए थमे हैं, क्योंकि मुनीर ने सोचा था कि वो भूखा रखकर पीओके को झुका लेगा। लेकिन पीओके ने अपना प्लान बी सामने रख दिया है, और ये प्लान बी है भारत की ओर रुख। अगर हमें तुम हमारी गंदम, हमारा पानी, हमारी अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते से बंद करोगे तो हम श्रीनगर के रास्ते से वो अद्वियात लेंगे। वो हमारी रियासत है। उस रियासत से आटा, चीनी, पानी, बिजली लेने से तुम हमें नहीं रोक सकते। अगर तुम हमें मजबूर करोगे तो हम चिकोटी के रास्ते से श्रीनगर की तरफ मार्च करेंगे। अगर तुम हमें मजबूर करोगे तो हम कारगिल से लद्दाख की तरफ जाएंगे। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये जिस रास्ते पे जिस जुल्म और नाइंसाफी के रास्ते पे तुमने सफर शुरू कर दिया है, इसकी इंतहा हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो इसकी इंतहा करेंगे। और वो इंतहा ये है कि हम अपनी रियासत की इबादत के लिए अपनी रियासत के दूसरे हिस्से की तरफ रुख करेंगे। तुम बंद कर दो सारा कुछ, हमें नहीं चाहिए तुमसे। पीओके से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें और वीडियो बहुत मुश्किल से और बहुत देरी से बाहर आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि पूरे पीओके में 5 जून से ही मोबाइल इंटरनेट बंद है, घरेलू इंटरनेट भी बंद है। मुनीर को डर है कि पीओके की सच्चाई बाहर आ जाएगी तो वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन सच्चाई तो बाहर आ गई। इसीलिए उसने पीओके के आंदोलनकारियों को दहशतगर्द घोषित कर दिया है। सोमवार को रावलाकोट में धरने प्रदर्शन वाली जगह ईदगाह ग्राउंड पर मुनीर की फौज ने ड्रोन के जरिए विस्फोटक भी गिराए, इस उम्मीद में कि भीड़ तितर बितर हो जाएगी। लेकिन पीओके के जोश के आगे मुनीर का बारूद भी फुस हो गया। पाकिस्तानी फौज के लिए दहशतगर्द वाले नारे अब तक बलोचिस्तान में लगते रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लगते रहे हैं। वही नारे, वही अल्फाज अब पीओके में भी गूंजने लगे हैं। नफरत किस कदर है इन तस्वीरों से देखिए। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में घायल पीओके के एक प्रदर्शनकारी शाजिब ने सोमवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसका 8 साल का बच्चा अब मुनीर की फौज के खिलाफ नारे लगा रहा है। पीओके के लोग बड़ी तादाद में इंग्लैंड की कैपिटल लंदन और आसपास के शहरों में रहते हैं। 5 जून से लंदन में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इन लोगों ने घेरा डाला हुआ है। सोमवार को इन लोगों ने पाकिस्तान को एक माफीनामा जारी किया है, ऐसा माफीनामा जिसने मुनीर के पैरों तले जमीन खिसका दी है। करीब 4 साल पहले पीओके की पाकिस्तान से लड़ाई सिर्फ आटा, गेहूं, बिजली को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन इनकी जरूरतें पूरी करने की बजाय पाकिस्तान की फौजी हुकूमत ने इन पर दहशतगर्द का टैग लगा दिया। उसके बाद से माहौल ऐसा घूमा कि पीओके ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए और सबसे मुफीद विकल्प उसे हिंदुस्तान ही नजर आ रहा है। वैसे भारत को तो जनरल मुनीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से पीओके में एक बार फिर भारत के साथ जुड़ने की ललक पैदा हो गई है। 15 जून को मुनीर की फौज ने पीओके में गोलियां चलाईं और पहली बार पीओके के एक बुजुर्ग ने कहा कि उनके लिए पाकिस्तान से बेहतर तो भारत है। इतनी अंदाज है इनके कमांडो एक्शन था उनका, और ऐसे मार रहे थे जैसे दुश्मन पर गोलियां नहीं बरसाते। मैं ये कहता हूँ कि जिए हिंदुस्तान में जरा मारी इन काफिरों से, हिंदुस्तान में जरा मारी इन काफिरों से। 16 जून को पीओके में राशन की किल्लत शुरू हो गई तो पहली बार अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि हम भारत के रास्ते राशन ले लेंगे। हमारे राशन जो है वो राशन के ट्रक लेके जा रहे हैं, कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे।
क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी हैं, खुलवाएंगे सारे रास्ते। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने, तुम्हारा क्या काम है? 25 जून को फिर से पाकिस्तानी फौज ने गोलियां चलाई तो पीओके की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने खुलेआम कह दिया कि अब तो हिंदुस्तान से ही हाथ मिला लेना ठीक है। और जब मुनीर की फौज ने रावलाकोट में विस्फोटक गिरा दिए तो 30 जून को प्रदर्शनकारियों ने सीधा ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, पीओके अब भारत से बात करेगा। हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे चोरों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। फौज से चिढ़े हुए पीओके के जख्मों पर मुनीर की ही एक कठपुतली पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नमक डालने का काम किया। ख्वाजा आसिफ ने पीओके के लोगों की कश्मीरियत को नकली बताया था। अब मुनीर की ही एक और कठपुतली यानी पीओके का तथाकथित पीएम कबूल रहा है कि बाजी हाथ से निकल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब कहा था कि पीओके खुद ब खुद भारत के पास लौटेगा, तब कुछ लोगों को शक था कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन देखते ही देखते वो तस्वीर बेहद करीब आ चुकी है। पाकिस्तानी फौज के चंगुल में फंसे पीओके की आवाम अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से एकदम अलग करके देखने लगी है और भारत से मदद लेने की बातें अब आम हो गई हैं। ये पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ताजा तस्वीर है। 9 जून से जो चक्का जाम हड़ताल शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है। दुकानें, बाजार बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद हैं। लोग या तो अपने घरों में हैं या धरने की जगह पर। मुनीर के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पीओके से बोरिया बिस्तरा समेटे या फिर एक एक प्रदर्शनकारी को गोली मारे। पीओके ने पाकिस्तान को बाहर निकालने का अल्टीमेटम देकर पहला कदम तो उठा लिया है, लेकिन इस तरह कामकाज ठप करके धरना जारी रखने का विकल्प ज्यादा दिनों तक कारगर नहीं रहेगा। लिहाजा अब दूसरे कदम का वक्त भी आ गया है, भारत के साथ बात आगे बढ़ाने का। यूपी में अपराधियों के खिलाफ गरजने वाला बुलडोजर अब पाकिस्तान की सरहद तक पहुंच गया है। पीला पंजाब सिर्फ अवैध कब्जों को नहीं तोड़ रहा, बल्कि सीमा सुरक्षा की नई दीवार भी खड़ी कर रहा है। गुजरात के कच्छ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक ऐसा बुलडोजर एक्शन हुआ जिसने अवैध कब्जों की पूरी बस्ती को मलबे में बदल दिया। कांडला पोर्ट के पास अवैध मस्जिद और मजार को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। कच्छ में इस कार्रवाई से न सिर्फ विकास की परियोजनाओं का रास्ता साफ होगा, बल्कि देश की कोस्टल और बॉर्डर सिक्योरिटी भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर अब यूपी से निकलकर पाकिस्तान बॉर्डर तक जा पहुंचा है। सरहद पर पीला पंजा गरजा तो अवैध कब्जों की नींव कांप उठी। बुलडोजर ने देखते ही देखते अवैध मस्जिद को मिट्टी में मिला दिया। सबसे पहले मस्जिद की बाहरी बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। उसके बाद देखते ही देखते बुलडोजर ने अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। और फिर अवैध मजार का नंबर आया, जिस पर एक साथ 2 पीले पंजों ने प्रहार शुरू कर दिया। कल तक जहां अवैध कब्जे खड़े थे, आज वहां सिर्फ मलबा और खाली मैदान है।
ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सबसे बड़ा बुलडोजर ऑपरेशन चल रहा है। ये कार्रवाई कांडला पोर्ट के पास हो रही है, जहां इफ्को प्लांट के सामने बनी अवैध मजार और मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ कंडला पोर्ट का इलाका है और आप देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है। कई इम्पोर्टेंट जो हैं पाइपलाइंस हैं ऑयल की और गैस की, वो यहाँ से पास हो रही हैं। इफ्को के गेट के सामने, ठीक गेट के सामने यहाँ पे एक मस्जिद रजा नाम की मस्जिद बनी हुई थी, उसको भी इस डिमोलिशन में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। कच्छ में बुलडोजर सिर्फ जमीन खाली नहीं करा रहा, बल्कि बॉर्डर पर नया सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी की यह कार्रवाई पिछले 1.5 साल से चल रही है। कांडला पोर्ट के आसपास जो भी अवैध कब्जे हैं, उन पर एक्शन लगातार जारी है, लेकिन इसे अब और तेज कर दिया गया है और अवैध निर्माण को एक एक करके हटाया जा रहा है, ताकि विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान शिड़ाई गांव में मौजूद अवैध निर्माण को हटाया गया। जतावीरा गांव में भी अवैध धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई की गई। भारापर गांव में 50 से ज्यादा अवैध कमरे और केबिन ध्वस्त कर दिए गए और करीब 1100 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कांडला पोर्ट सामरिक लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि ये देश की कोस्टल सिक्योरिटी का अहम पॉइंट है। कच्छ पाकिस्तान से सटा जिला है और पाकिस्तान के साथ लंबी सरहद साझा करता है, लिहाजा यहां अवैध निर्माण को हटाने से देश की सीमा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। गुजरात में पिछले 4 सालों से कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव में पिछले दिनों कच्छ पुलिस ने एक निर्णायक स्टेप लेते हुए, जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कच्छ का, इसकी कोस्ट लाइन और बॉर्डर से लगे हुए तमाम जो इलाके हैं, वहाँ पे जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक साथ पिछले 10 दिनों में तोड़ना शुरू किया है। और उसी सिलसिले में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो गलत तरीके से बने हुए थे, गलत क्लेम्स किए हुए थे, उन सभी को हटा दिया गया, क्योंकि कच्छ जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव जिला है। वैसे इस इलाके में कई अवैध निर्माण पहले ही हटा दिए गए थे, लेकिन इस मस्जिद और मजार को पुराने वक्फ कानून का प्रोटेक्शन हासिल था, यानी यह अवैध स्ट्रक्चर प्रशासन की पहुंच से बाहर था। लेकिन देश में नए वक्फ कानून के पास होने के बाद इस अवैध मस्जिद और मजार को भी जमींदोज कर दिया गया। कच्छ जिला प्रशासन और डीपीए ने यह कार्रवाई पूरी प्रक्रिया के साथ की। कांडला पोर्ट के पास बनी इस अवैध मस्जिद को पहले नोटिस भी जारी किया गया था और बाकायदा मोहलत दी गई थी, कागजात पेश करने का टाइम दिया गया था। लेकिन जब मस्जिद कमेटी ने इससे जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाए, तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कच्छ पुलिस ने बुलडोजर से इस मस्जिद और मजार को जमींदोज कर दिया। कांडला पोर्ट के पास पिछले करीब 1.5 साल से चलाए जा रहे इस अभियान में इस बुलडोजर एक्शन को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि इससे देश की कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूती भी मिलेगी और बुलडोजर पावर से अब पाकिस्तान से सटी सरहद भी सेफ होगी। कांडला पोर्ट पर ही करीब 100 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अवैध निर्माणों को हटाकर 250 करोड़ की संपत्ति को खाली करवाया गया और अवैध रूप से बनी मस्जिद रजा और मजार को भी ध्वस्त कर दिया गया। कच्छ में इस डिमोलिशन ड्राइव को कानून व्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पीले पंजे ने जिन अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया है, उनमें से कई का सीधा कनेक्शन अपराध से जुड़े लोगों के साथ होने का भी दावा किया जा रहा है। कच्छ के बारे में ये कहा जाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव जिला है। आईबी के कई बार इम्पोर्टेंट इनपुट्स होते हैं। कई हमने देखे जो स्ट्रक्चर्स गिराए गए हैं, उनके ताल्लुकात ऐसे लोगों के साथ थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। इसीलिए कानून और व्यवस्था के दृष्टि से भी ये जो डिमोलिशन ड्राइव है, इसको बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। और इस वक्त ये ड्राइव जो है पिछले 10 दिनों से चल रही है
और आने वाले दिनों में और भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। बताया जा रहा है कई वीरान आइलैंड्स हैं, वहाँ पे जाकर भी जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वीरान आइलैंड पे स्ट्रक्चर्स का क्या काम होगा, वहाँ जाकर के भी जो ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिमोलिश किया गया। कांडला में इफ्को प्लांट के पास मौजूद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का मकसद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और तटीय सुरक्षा को बेहतर बनाना है। कच्छ में अगले कुछ साल में डीपीए की जमीन पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाने हैं, इसीलिए पोर्ट की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना बेहद जरूरी है। तभी इससे पहले पिछले साल कांडला के बन्ना इलाके में अनाधिकृत कब्जों को हटाया गया था, जबकि इस साल मीठा पोर्ट पुराने कांडला में भी कब्जा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने अब तक इस कार्रवाई की रफ्तार को और तेज कर दिया है, ताकि विकास परियोजनाओं के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। जो बुलडोजर कभी यूपी में अपराधियों के खिलाफ चर्चा में था, आज वही बुलडोजर पाकिस्तान से सटी सरहद पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक बन चुका है। कच्छ में चल रही ये कार्रवाई सिर्फ जमीन खाली कराने का ऑपरेशन नहीं, बल्कि विकास, कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को साथ लेकर चलने का अभियान है।